Good afternoon, friends. New students excited for CA Foundation? New students. पुराने स्टूडेंट्स तो पहले आधी बैच अटेंड कर चुके हैं, बट न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नया बैच है तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा ना। आने वाला प्रोफेसर कौन है, कैसा है, क्या बोलता है, समझ में आता है क्या, कुछ एबनॉर्मल तो नहीं रहेगा ना, चिल्लाएगा तो नहीं ना। तो ये फर्स्ट डे के डाउट्स तो माइंड में होते ही है ना। डोंट वरी, कोई डरावना दिखा तो भी डरावना है नहीं। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छे टीचर्स हैं आपके। Guys, I am CA Sushil Bhandari and I'll be teaching you the subject of accounting. कौन से बैच के लिए आप आज आए हो यहाँ पे? फाउंडेशन की बैच, बराबर है। कौन सा फाउंडेशन? CA फाउंडेशन, करेक्ट। तो CA फाउंडेशन की बैच करने आए हो, तो CA का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोर्स का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है ना। अब जिस कोर्स के नाम में ही अकाउंट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है? अकाउंट्स। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं। पॉइंट इज, फैक्चुअली स्पीकिंग, ऑब्वियसली द होल CA कोर्स एंड इट्स करिकुलम, उसका सिलेबस, ये पूरा डिजाइन किया गया है अकाउंट्स के बेस पे। मतलब आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, घूम फिर के सब चीज कहां आने वाली है? अकाउंट्स पे आने वाली है। तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा सब्जेक्ट है, और मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल सब्जेक्ट्स। बट अल्टीमेटली तो कोर कॉम्पिटेंस जिसको बोलते हैं, जो मेन एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस जो रहेगा तुम्हारा, वो किस पे रहेगा? अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। एज अ CA तुम्हारा फोकस जो रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है? अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। जैसे आप CS की बात करते हो, कंपनी सेक्रेटरी इस ऑप्शन की, तो वहां पे जो पूरा कोर कॉम्पिटेंस कहां आता है? लॉ में आ जाता है। बट हियर वी आर परस्यूइंग CA कोर्स। तो CA कोर्स की बात करेंगे तो पूरा की पूरा करिकुलम, पूरा की पूरा कोर्स जो डिजाइन हुआ है वो अकाउंट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स विच विल बी कंटिन्यूड एट एवरी लेवल ऑफ CA कोर्स। मतलब ये फाउंडेशन में रहेगा, इंटर में रहेगा, एंड इवन इट विल कंटिन्यू इन CA फाइनल। सो बाय दैट वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज, आप में से मोस्ट ऑफ द लोग आई होप फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड है। एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हियर? पांच लोग है साइंस के। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के है, आपका तो 11th स्टैंडर्ड से हुआ है अकाउंट्स, तो एटलीस्ट आपको डेबिट और क्रेडिट तो नॉलेज है। एटलीस्ट इतना तो आइडिया अपने को है कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एटलीस्ट दिस मच नॉलेज वी ऑल हैव। एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, साइंस के जो स्टूडेंट्स है, आपने बेटा ये बैच के पहले कुछ बेसिक अकाउंट्स वगैरह किया है? स्टार्ट किया है, ओके। सबने क्या, कैसे कर रहे हो बेसिक अकाउंट्स आप? प्रशांत सर का लिया है लेक्चर सबने? कर रहे हो ना? कैसे भी करो, किसी का भी करो, बट कर रहे हो ना? पांचों लोग आंसर दो, आप कर रहे या नहीं? हाँ, जो नहीं कर रहे तो बेटा करना पड़ेगा। क्या, तो देखो एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि ऑब्वियसली अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, बट 11th का जो बेस है वो आपका है नहीं, और वो बेस पूरा बना के लेने जितना टाइम फाउंडेशन के बैच में है नहीं, अपने सिलेबस में उतना कवरेज भी नहीं है। तो आपको ना बेसिक्स, डेबिट क्रेडिट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब मैं बताने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट जितना बेसिक में जाके आपको 11th में सिखाया जाता है, उतना टाइम अपने पास फाउंडेशन में है नहीं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बेसिक अकाउंट्स आपका पहले कंप्लीट करो। जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे ना, उतना जल्दी आपको अकाउंट्स में कंफर्ट आएगा। अदरवाइज फिर वो अकाउंट्स में आपको जमलिंग होता रहेगा कि क्या कर रहे हैं सर। तो उसके लिए बेसिक अकाउंट्स करना जरूरी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप रेगुलर बैच अटेंड करोगे और बोलोगे सब हमारा हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। आपको बेसिक अकाउंट्स करना ही पड़ेगा। जहां तक मैं जानता हूँ कितने लेक्चर है, 27 लेक्चर है, 27
27-28 कुछ लेक्चर्स है, एक सवा घंटे का ही लेक्चर है वो एक शायद। तो आप डेली बेसिस पे 2 लेक्चर भी देखेंगे ना तो अगले 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, इन नेक्स्ट 15 डेज ओनली। प्रशांत सर का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो बेसिक अकाउंट्स कंप्लीट करो, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे। और थोड़ा सा बेटा आपको पर्टिकुलरली थोड़ा सा आपके बारे में बता देता हूं कि आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत आज के आज सब समझ में आने लग जाएगा। बाकी बच्चों का क्या है ना, 11-12 2 साल उनके अकाउंट्स के हो चुके हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। आप लोग कंप्लीटली नए हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अदर साइड में आपको बताता हूं कि यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द रैंकर्स ऑफ एक्सपर्ट इन अर्लियर फाउंडेशन एग्जाम्स। तो आपने रजत राठी का नाम सुना हुआ है, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था, एंड इन रिसेंट एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाइनल ही स्टूड ऑल इंडिया 15th एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे। और मुंबई के प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिस्टेड कंपनी है, करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनी है, उस कंपनी में उसको जॉब लगा है और आज बहुत अच्छे पोजीशन पे रजत पहुंच गया है। रजत का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था एंड फाउंडेशन में ऑल इंडिया फर्स्ट आया है, ऑल इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन में। उस अटेम्प्ट में एक्सपर्ट के 5 रैंकर्स थे टोटल। उस टाइम पे इंस्टीट्यूट रैंक्स निकालता था, अब रैंक्स बंद हो गए शायद, अब रैंक्स नहीं है, हाँ फाउंडेशन लेवल पे। तो 5 रैंक्स थे एक्सपर्ट के उस एक अटेम्प्ट में, और 5 के 5 साइंस थे, पांचों के पांचों बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे। तो पॉइंट यही है कि आप लोग, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है आपका साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का, कि यू पीपल आर हार्ड वर्किंग। 11th-12th में आप लोगों को ना नहीं बोला तो भी साइंस में पढ़ाई करने की आदत रहती है। हमारे कॉमर्स वाले थोड़े मजे 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 लेते रहते हैं 11th-12th में। नहीं, मैं कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहा हूं कॉमर्स वालों का, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि साइंस के कंपैरिजन में हम क्या करते, राइट। और ये मैं तो अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूं। रीजन बीइंग, इन माय टाइम्स इन 1999 in 12th standard I stood first in Maharashtra state. I was first in Maharashtra in 12th commerce in 1999. तो मैं कॉमर्स का महाराष्ट्र टॉपर हूं, तो ये मैं अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूं कि हम क्या करते हैं। तो आप लोगों को ना हार्ड वर्किंग, तुम्हारे कैपेबिलिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। कॉमर्स वाले मैथ्स में जरा मजे मजे रहते हैं हमारे, साइंस वालों का मैथ्स थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा होता है। कॉमर्स वालों का क्या रहता ना कि मतलब कॉमर्स की बात करें तो x² / 2x अगर किया दिया तो हम लोग क्या करते हैं, x² / 2x, 2 कैंसल, x कैंसल्ड 1। तो हमारे साथ थोड़े से अलग चैलेंजेस आते हैं, बट आप लोग मैथ्स में परफेक्ट होते हो साइंस वाले, तो आप हार्ड वर्किंग हो, आपको मैथ्स में ज्यादा कंफर्ट है हम कॉमर्स के लोगों से, तो ये प्लस पॉइंट्स भी है। अकाउंट्स का बेस बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पेशेंस रखने पड़ेंगे, जहां पे भी नहीं समझ में आता पूछना पड़ेगा कि सर ये नहीं ध्यान में आ रहा, आप समझाओ। तो ये बेसिक चीजें अगर फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिफोर वी गो टू सिलेबस एंड बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या सीखने वाले हैं, ये समझने के पहले थोड़ा ये सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। 11th-12th में हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में जो अकाउंट सीखते हैं, नहीं बोला तो भी हम मैकेनिकली जाते हैं। वी आर टॉट अकाउंट्स इन मैकेनिकल मैनर। मैकेनिकल मतलब क्या है कि ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। नॉर्मली हम दिमाग नहीं लगाते कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री हो रहा है, हम रट्टा मार लेते हैं। जैसे पार्टनरशिप का टॉपिक 12th में था सबको, पार्टनरशिप के टॉपिक में गुडविल का वैल्यूएशन आया था, गुडविल का वैल्यूएशन किया रहेगा अगर याद आ रहा है तो 2 मेथड्स थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में या सुपर प्रॉफिट मेथड में जो फॉर्मूला था, उसमें एक टर्म आती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये जानते सब लोग है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि 11th-12th लेवल पे वो सिखाया ही नहीं जाता। वो बताया जाता है कि ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला से आंसर निकाल लो। बात वही है बेटा, सीए में जब आप आ रहे हो और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एंड बीइंग प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ पे ना आपको उस सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज लेवल का नॉलेज आना चाहिए। क्लेरिकल नॉलेज नहीं चाहिए अपने को उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बोल के नॉलेज आना चाहिए। उस सब्जेक्ट का अगर एक्सपर्ट बनना है तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस डेवलप होनी जरूरी है उस सब्जेक्ट की। वो सब्जेक्ट के लॉजिक का अपने को समझ आना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का लॉजिक समझा तो सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाएगा। तुम अगर मैकेनिकली रट्टा मारने जाओगे तो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी। देयर आर 2 ways ऑफ स्टडिंग, 2 तरीके हैं पढ़ाई करने के। वन इज हाउ टू डू इट,
how to do a particular thing in studies, and दूसरा है why we are doing it. How to do it is mechanical. कैसे करना है बस मैकेनिकली मेथड समझ लो, ये ऐसे 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 हो गया. why मतलब लॉजिकल, क्यों हो रहा है ये, क्यों ऐसे करना है, क्यों ऐसे करना है समझ में आ गया ना, तो कैसे करना है ये ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाता है. सो द मोस्ट स्ट्रेस हैज टू बी ऑन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की करोगे तो इंटरमीडिएट में कितना भी एडवांस्ड अकाउंट आए, फाइनल में जाने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम से अकाउंट्स का पेपर है, उसमें कितना भी डिफिकल्ट लेवल का कुछ भी रहने दो, बेस अगर पक्का है तो अपने को चीजें एटलीस्ट पूरा सॉल्व करने भी नहीं आया तो समझ में तो आने लग जाएगी कि क्या दिया है. और उसके लिए बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ये बेस स्ट्रांग होता है फाउंडेशन में. 11th-12th का ऑब्वियसली बेनिफिट होगा आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 11th-12th का बेनिफिट नहीं होने वाला है. 11th-12th का बेनिफिट 100% होगा, 100% होगा. लेकिन वहां पे ना मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग को अपने को लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है. आप लोगों को तो मैं बोलूंगा और एक प्लस पॉइंट है, साइंस वाले जो बच्चे हैं, आप लोग तो सीखोगे ही पहली बार यहाँ पे ना अकाउंट्स, तो यहाँ पे तो सिखाते हो तो अभी वैसे भी लॉजिकली सिखाया जाता है, तो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी. आप जब समझेंगे तो परफेक्टली समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है. बस आप लोगों को थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि यार 11th-12th में तो ऐसा था, ये सर क्या पढ़ा रहे. तो लॉजिकली अपने को चीजों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और लॉजिक अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर आगे बेटा एक्सटर्नल सपोर्ट की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर प्रोफेसर के ऊपर की डिपेंडेंसी भी कम होते जाएगी, कि तो खुद को आने लग जाएगा. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेरे ऊपर की डिपेंडेंसी जितनी कम रहे उतना अच्छा है. आप जितना सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जितना खुद सब्जेक्ट को समझोगे, उतना ज्यादा आपको पढ़ाई में एंजॉयमेंट होगा. अदरवाइज फिर फोर्सफुली करोगे, और फोर्सफुली की हुई कोई चीज सक्सीड नहीं होती, आपको सक्सेस नहीं मिलता. तो आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है. मैं बहुत सारे जगह पे जाता हूँ, इंटरव्यूज देता हूँ, तो वहां पे ये पूछा जाता है कि सीए इतना टफ क्यों है, या सीए में रिजल्ट्स कम क्यों है. मुझे लगता है सिलेबस तो हर जगह डिफिकल्टी होता है. कौन सा क्या इंजीनियरिंग में बहुत सिंपल है, कौन सा क्या मेडिकल में बहुत आसान है कि मेडिकल में गए डॉक्टर बन गए, राइट. तो सिलेबस तो हर जगह टफ है. बात यह है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रोफेशन में एंट्री जो है ना, एंट्री ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. वो क्या, मेरे को तो कंफ्यूजन ही होता है. जेईई और NEET, नीट रहता है मेडिकल के लिए, बराबर. थोड़ा मेरा साइंस का मेरा बहुत पुराना पंगा है. और जेईई जो रहता है वो इंजीनियरिंग का रहता है ना, IIT वगैरह. हाँ, तो वहां पे ना एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो बहुत कम लोग उसमें एंटर हो पाते हैं. बट एक बार एंटर होने के बाद में भले एक आध दूसरा साल ईयर डाउन हो जाएगा, एक आध 2 साल कम ज्यादा लगेंगे, बट वो पक्का एग्जिट होता है. इंजीनियर या डॉक्टर बन के वो बाहर निकलता है. अपने पास तो बेटा एंट्री बहुत बड़ी है. 12th में तुम पास हो गए, यू कैन ज्वाइन सीए फाउंडेशन. 12th में तुम पास होना रिक्वायरमेंट है, तो एंट्री यहां वाइड है, ओपन है, कोई टेंशन ही नहीं. बिंदास आओ, सबका घर ही है. बाहर निकलने का जो रास्ता है ना, जो दरवाजा है ना, वो इतना सही है, इतना सही है वो दरवाजा. वो दरवाजे में से जो निकल गया वो निकल गया. और बाकी लोगों का क्या है ना, अंदर भूल भुलैया है, वो भूल भुलैया में बस घूम रहे. अब वो भूल भुलैया में से बाहर निकलना है, अगर अंदर घूमना नहीं है, तो मैं जो 2-3 चीजें हाईलाइट करूंगा, बस उस पर अगर आप काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. हार्ड वर्क तो मैंने बोला आपको, सीए में टैलेंट से ज्यादा जरूरी हार्ड वर्क है, ऐसा मेरा मानना है. गाइस, इट्स बीन मोर देन 20 years आई एम इनटू सीए कोचिंग. मैं 2003 में सीए बना हूं, और तब से मैं सीए कोचिंग में हूं. आई एम फाउंडर ऑफ एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. तो गाइज, पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरे को यही बताता है कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हार्ड वर्क है. मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे जो 12th में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका, बट वो सीए क्रैक ही नहीं कर पाए, आगे जा ही नहीं पाए. और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो ईयर डाउन हो चुका है, जिनका 12th में मराठी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जिनको इंग्लिश का ई पता नहीं, बहुत मुश्किल हाल में थे, बट उन्होंने एफर्ट्स लिए और वो सीए बन गए. 1-2 आइटम कम ज्यादा लगे रहेंगे, बट वो सीए बन गए. तो पहला चीज है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. दूसरा, कंसिस्टेंसी चाहिए. आई वॉन्ट आस्क साइंस स्टूडेंट्स, कि तो उन लोगों का मुझे मालूम है कि पैटर्न ही अलग रहता है, बट कॉमर्स वाले बच्चों, आप मेरे को बताओ बेटा, सच्ची में 12th के लिए आपने साल भर पढ़ाई की कह रहे? अपन एग्जाम के पहले सीरियस हो जाते, जब भी प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स के पहले, यूनिट टेस्ट है तो यूनिट टेस्ट के पहले थोड़ा सा,
और अपन कर लेते हैं। यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे अगर आपको जल्दी से वो एग्जिट गेट के बाहर निकलना है, जो छोटा सा एग्जिट गेट है उसके बाहर निकलना है, तो कंसिस्टेंसी लगेगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब ये भी एक मिथ है, कुछ भी बोलते हैं लोग कि सीए में गया तो लाइफ नहीं रहती, दिन रात पढ़ाई में रहना पड़ता है। बिल्कुल गलत है बेटा, 100% गलत है, 100% गलत है। आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और कैमरा के सामने बोल रहा हूं। बिल्कुल ये गलत बात है कि दिन भर तुमको पढ़ाई में रहना पड़ता है। इफ यू बैलेंस द थिंग्स, तुम कंसिस्टेंसी रखो। तुम जिस एज में हो यार, ये एज में एंटरटेनमेंट भी आता है करियर के साथ में, और ये एज वापस नहीं आता। तो अभी नहीं मजे करोगे तो कब करोगे ना। ओनली थिंग इज यू नीड टू बैलेंस। ऐसा भी नहीं कि पूरा की पूरा टाइम हम सिर्फ मजे ही कर रहे हैं और करियर रख दिया बाजू में, एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा की पूरा टाइम करियर ही कर रहे हैं, कुछ मजे कर ही नहीं रहे लाइफ में। ये एज वापस आने वाली है क्या आपकी? नहीं भाई, पुणे में आए हैं, बहुत सारे लोग बाहर गांव से आए हैं। पुणे जैसा मस्त रोमांटिक शहर है, मौसम अच्छा है, हरियाली है बाहर, ये हरियाली। थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, मजे करने पड़ेंगे ना। बट देन यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स। तुमको बैलेंस करने आना चाहिए, और वो बैलेंसिंग कैसे होगा? तो कंसिस्टेंसी के साथ होगा। डेली का टारगेट सेट करो कि अपने को इतनी देर आज पढ़ाया हुआ रिवाइज करना है। बिलीव मी, चारों सब्जेक्ट के रोज लेक्चर होने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट का रोज सिखाया हुआ रिवाइज करने को 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। रिवाइज करने को बोलो मैं, रिवाइज 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। हर सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स सुन लो तो 10-10 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स तो उसमें और भी अच्छा है कि एमसीक्यूज पैटर्न है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें होते भी नहीं है। सब्जेक्ट वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इकोनॉमिक्स, बट एमसीक्यूज पैटर्न में है ना, तो एमसीक्यूज में वैसे कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा अकाउंट्स और मैथ्स को। 1 घंटा बहुत हो गया। तो रोज का अगर तुम कंसिस्टेंसी रखो पढ़ाई का, तो आगे जाके दिक्कत नहीं जाएगी। पहला हार्ड वर्क, दूसरा कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी नीड इन आवर कोर्स इज पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। utmost required quality for a CA student is patience. पेशेंस है तो तुम सक्सेसफुली आगे निकल जाओगे। पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन आएगा, अभी फिर भी फाउंडेशन इज ओके। और तुम्हारा तो क्या है, बैच 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, और जो लोग आज ज्वाइन हुए उनका अटेम्प्ट मई है, मई महीने में आएगा तुम्हारा अटेम्प्ट, तो अपने पास तो बहुत टाइम है। बट जनवरी अटेम्प्ट जिनका, उनका आधा बैच हो चुका है समझो, आप लोगों का आधा पोर्शन बाकी है। बट जब आप इंटर में आते हो, इंटर में जब आते हो तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में 8 o'clock योर बैच स्टार्ट, सवेरे 8 बजे बैच स्टार्ट होती है, और शाम में 5:30-6 बजे तक बैच चलता है। सवेरे 8 से शाम में 6, लगातार 6 महीने तक बैच चलता है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि 6 के बाद में आप कंप्लीट फ्री हो गए, घर जाके 2-3 घंटे का होमवर्क भी रहता है जो करना पड़ता है, क्योंकि तो वो इंटर लेवल है। सेकेंड लेवल है जो एडवांस्ड है। देन उसके बाद में और 3 महीने के स्टडी लीव रहेगी, उसके बाद एग्जाम आएगा। तो वो 3 महीने के स्टडी लीव में भी तुमको 10 से 12 घंटा रोज पढ़ना पड़ता है। अब मेरे को बोलो, ये सारी चीजें आज तक की है क्या आपने? सवेरे 8 से शाम में 6 बजे तक का क्लास नॉन स्टॉप, भला अलग अलग सब्जेक्ट्स, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत बेसिक कुछ चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने टेक्निकलिटीज है। एंड देन इतनी देर क्लास करके होमवर्क भी करना है घर जाके, एंड क्लासेस खत्म होने के बाद 3 महीने जो है, 3 महीने में तुमको रोज के 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी करना है। तो इतना इसके पहले कभी किया है क्या 11th-12th में? ऑब्वियसली आंसर इज नो। कॉमर्स वाले तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, नहीं किया है, बराबर है, तो नहीं किया हुआ हमने। तो पॉइंट ये है कि अब ये सब करना है तो पेशेंस लगता है, और वो पेशेंस नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा है, और ये ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, चीजें धीरे 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 जो है ना, अपने आप यू विल अडॉप्ट टू दोस थिंग्स। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को मैंने वही बोला कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। महीना 2 महीना अकाउंट्स का बैच होने के बाद में, आज अपन बात करें 1 अक्टूबर को ना, अक्टूबर नवंबर जाने दो, 1 दिसंबर को बात करेंगे, आप 5 लोगों को वापस से बात करेंगे अपन 1 दिसंबर को, एंड आई एम 100% श्योर कि आप बोलोगे नहीं सर बहुत मजा आ रहा है अकाउंट्स में। पेशेंस रखने पड़ेंगे। आज के 8 दिन बाद पूछूंगा तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर कुछ झेप नहीं रहा, क्या हो रहा। यू नीड टू कीप पेशेंस। तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये रखोगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। अब आपके जो पुराने दोस्त है जो अटेम्प्ट दे चुके हैं अभी, उनको बात करो आप,
मतलब वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैज कम आफ्टर द एग्जाम. स्टूडेंट्स आर सो पॉजिटिव. और मुझे लगता है कि द गॉन बैच, जो बैच हो गई जिन्होंने अभी सितंबर एग्जाम दिया है, दे विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट एवर. बहुत अच्छा रिजल्ट ये बैच देने वाला है परसेंटेज वाइज, पासिंग परसेंटेज वाइज. क्यों? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई, 1 to 1 मैंने कॉल किए थे, बात की थी, तो बहुत अच्छे पेपर्स गए इन लोगों को. इन्होंने उतना कंसिस्टेंसी रखा भी, क्लास भी एकदम सिंसियरली किया था. इवन वो जो रिवीजन बैच के लेक्चर्स मैंने दिए थे वो भी उन बच्चों ने देखे अकाउंट्स के. तो अकाउंट्स का सिलेबस भी अपना जल्दी खत्म हो गया था, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा. तो बोलने का मतलब ये है कि ये चीजें अगर फॉलो करोगे ना बेटा, पहले दिन ये दिमाग में बैठा लो कि कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड पेशेंस रखेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. और जहां कहीं जरूरत है वहां हम लोग तो है ही, बोलने के लिए नहीं. आज पहला लेक्चर है तो चलो भाई बच्चों को गुड़ी गुड़ी बातें करते, थोड़ा सा मन बहलाते बच्चों का. बिल्कुल नहीं, जो है वही बता रहा हूं आपको. आपको किसी ने न किसी ने बोला रहेगा ना कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है, डराया रहेगा ना किसी ने किसी ने, कोई रिलेटिव ने, कोई फ्रेंड जो कर रहा है सीए, किसी बताया रहेगा ना. नहीं बताया तो मैं हूं ना. इज इट डू यू थिंक इट इज वेरी सिंपल कोर्स? बिल्कुल भी नहीं. और आज तुम आए हो, तुमको खुश करना है, तुम्हारा एडमिशन सिक्योर करना है, मैं बोल दूं कि तुम यहां पे आए हो ना, अब बस तुम देखो सुशील सर जादू की छड़ी घुमाएंगे, यू विल बिकम सीए. ऐसे बोलूंगा तो ये फ्रॉड है, फ्रॉड है. और समझ जाओ, ऐसा जो भी बोलता है वो जेन्युइनली सीए नहीं है. जो सीए बना है वो जानता है सीए कोर्स क्या है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी केक वॉक, बस आप चलते गए और बहुत आसानी से हो गया. बिल्कुल भी नहीं. एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बेटा आपने को. और आज तो देखो यार, कौन सा फील्ड है यार जो बहुत आसान रहा है. कहीं पे भी जाओ तुम, आज कोई भी करियर ऑप्शन लो, नथिंग इज सिंपल. हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि सीए जो आज एक जो प्रेस्टीज है सीए की, आज जो इमेज है सोसाइटी में, दैट इज अनबिलीवेबल. मतलब जब भी कहीं आप बाहर जाते हो, आपने देखा रहेगा कि अब मैं तो इतने सालों से एक्सपीरियंस ले रहा हूं, मैं तो सीए भी हूं, टीचर भी हूं, तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है बाहर. सो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटिस्फैक्शन. तो बहुत अच्छा डिसीजन है, तुमने सीए करने का डिसीजन लिया हुआ है. बस वहां तक अपने को पहुंचना है. एंड यू नीड टू गिव प्रॉमिस नॉट टू मी, यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्व्स. आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि अपने को वो एग्जिट गेट तक पहुंचना है. अपन आते वक्त बहुत बड़े गेट में से आए हुए हैं, बट गेट जो है एंड का वो बहुत छोटा है, जानते हैं अपन, बट वो छोटे गेट में से अपने को बाहर निकलना है. अपने एफर्ट्स बस उसके पास ही रहने चाहिए, उसको देख के अपने को आगे जाना है. और उसमें फिर रास्ते में जो जो मिलेंगे सबको मिलते चलेंगे. अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे. अपॉर्चुनिटीज को टैप करेंगे, प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे और आगे जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर आवर सब्जेक्ट. सिलेबस समझ लेते हैं अपने सब्जेक्ट का. सबके पास स्टडी मटेरियल है, लिया है आपने या नहीं? जिन लोगों का एडमिशन हुआ है वो लोग तो ऑफिस से ले ही सकते हैं, बाकी लोग भी जैसे एडमिशन होता है आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा. 2 स्टडी मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं. 2 स्टडी मटेरियल्स आई विल बी गिविंग. वन इज दिस वन, ये एक स्टडी मटेरियल है जो आपको रोज कैरी करना है. और एक थ्योरी बुक है. थ्योरी बुक लिया कि तुम लोगों ने, पुराने स्टूडेंट्स ने भी? तो थ्योरी बुक रहेगा क्यों, तो एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थ्योरी बुक एक रहेगा. तो ऐसे 2 बुक्स आपको मिलेंगे अकाउंट्स के, तो वो आप ऑफिस से कलेक्ट कर लो. ये अपने को लगेगा डे टू डे आपको लेके आना है. ये बुक थ्योरी बुक जब मैं बोलूंगा तब लाने की जरूरत पड़ेगी. ये आपको रोज कैरी करना है आपके साथ में. ठीक है. यस. तो ये बुक आपके साथ में आप कैरी करो. सो एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट दिस इज फर्स्ट पेपर. अकाउंट्स का जो पेपर है दैट इज फर्स्ट पेपर. पहला ही पेपर अकाउंट्स है. एंड इट इज ऑफ 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है. नए स्टूडेंट्स को प्रशांत सर ने पहले लेक्चर में सब बता दिया है क्या? डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज बेस्ड, ये सब वो मालूम है ना सब? 400. फिर मैं वो रिपीट नहीं करता हूं. अब मैं डायरेक्टली मेरे सब्जेक्ट पे आता हूं. सबको मालूम है 400 मार्क का करिकुलम टोटल, 2 पेपर एमसीक्यूज, निगेटिव मार्किंग, ये सब मालूम है ना? नहीं नहीं, सिस्टम समझाया क्या पूरा?
दो पेपर सब्जेक्टिव है वो बताया, अकाउंट्स एंड लॉ, तो फिर मैं वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली मेरे सब्जेक्ट पे आता हूं. सो इट इज फर्स्ट पेपर ऑफ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है. लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेंट्स. ये सब्जेक्ट के कंटेंट्स क्या है या सिलेबस क्या है. First topic, I name it as preliminary. Now what is preliminary? तो 11th में जो आप बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीखते हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग होता है, बोलते वो अकाउंटिंग का मतलब क्या है. हाउ डू यू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल्स. जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है. तो ये जो अपना अकाउंट्स का बेस है 11th स्टैंडर्ड का, वो बेस हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हैं. तो मैं वही आपको बता रहा था साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को कि मैं बेस लेने वाला हूं आपका, बट जितने एक्सटेंट में जितना प्रैक्टिस होना चाहिए वो कराने का टाइम मेरे पास है नहीं. मैं हर चीज सिखाने वाला हूं आपको, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेसिक अकाउंट्स करना पड़ेगा. तो प्रिलिमिनरी टॉपिक में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अकाउंटिंग इज, व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, ये कैश बुक क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जर्नल्स, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, जर्नल प्रॉपर, ये सारे टर्म्स जो हम 11th में इन जनरल गो थ्रू करते हैं, समझते हैं, वो सब अपन वापस से अभी इस प्रिलिमिनरी टॉपिक में सीखने वाले हैं. सेकेंड टॉपिक विच वी स्टडी इज सब लोग लिख लो ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तुम लोगों को भी तो ये कहा हुआ है, हुआ ही गए. तुम्हारे लिए भी तो आज पहला ही लेक्चर, वैसे देखा जाए तो तुम इन बिटवीन ज्वाइन हुए थे ना. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. Can you imagine today any business without bank accounts? आज कोई भी बिजनेस विदाउट बैंक अकाउंट के हो सकता है क्या? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. आज छोटे से छोटे बिजनेस में भी आप देखे, आज इतना काय को यार, सब्जी वाले के पास जाओ वो क्यूआर कोड देता है तुमको पेमेंट के लिए. पान के ठेले पे जाओ, पान खाने को, खाना खाने के बाद में उसके पास वो क्यूआर कोड है. तो आज बैंक अकाउंट्स तो कॉमन हो चुके हैं, डिजिटल पेमेंट्स ये तो बहुत कॉमन फीचर हो चुका है. अब बैंक के थ्रू रेगुलर बेसिस पे अपन ट्रांजैक्शंस करते हैं. एक बेसिक क्वेश्चन है, समझो आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है और आप उस बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. मेरे को बताओ ये ट्रांजैक्शंस किसके हैं? बैंक अकाउंट के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शंस किसके होते हैं, अकाउंट होल्डर के या बैंक के? अकाउंट होल्डर के ट्रांजैक्शंस है. अब ट्रांजैक्शंस है अकाउंट होल्डर के, कर कौन रहा है? बैंक. बैंक अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं ना, तो ट्रांजैक्शंस कर कौन रहा है? बैंक. अब समझो आपने कोई पेमेंट किया, यू पेड फीस फॉर एक्सपर्ट, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू तुमने पेमेंट किया, समझो यू पेड इट थ्रू योर बैंक अकाउंट. अब ये ट्रांजैक्शन तो आपका है ना, बट पे किसने किया? बैंक ने किया. तो बैंक ट्रांजैक्शन जो है, दोज बैंक ट्रांजैक्शंस बिलोंग टू द अकाउंट होल्डर, बट दोज आर कैरिड आउट बाय बैंक. है ट्रांजैक्शंस अकाउंट होल्डर के, बट कर रहा है बैंक. अब अकाउंट होल्डर के ट्रांजैक्शन है तो वो उसका रिकॉर्ड रखेगा ही, कि तो उसका ट्रांजैक्शन है वो. बैंक कर रहा है तो बैंक को भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैंने ये कस्टमर के बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन किया है. तो ना एक तरफ अकाउंट होल्डर के रिकॉर्ड से, एक तरफ बैंक के रिकॉर्ड से. अकाउंट होल्डर के रिकॉर्ड्स में बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कैश बुक होता है, वी हैव कैश बुक. और वही जब हम बैंक के बुक्स में जाते हैं तो बैंक के बुक्स में अकाउंट होल्डर के
अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसकी एक कॉपी अकाउंट होल्डर को दी जाती है, जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं पासबुक, उसको बोलते हैं पासबुक। तो एक तरफ है कैश बुक, एक तरफ है पासबुक, दोनों में सेम ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए। ऑब्वियसली बोथ ऑफ दिस रिकॉर्ड सेम ट्रांजैक्शंस। होता क्या है, दोनों में सेम ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो दोनों में सेम बैलेंस ही दिखना चाहिए, एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट, बट अमाउंट तो सेम ही रहनी चाहिए कि तो सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट होता क्या है, जब ट्रांजैक्शंस कैशबुक पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं तो सेम टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होते। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रहेंगे जो पहले कैशबुक में रिकॉर्ड हुए, पासबुक में वो बाद में आते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रहेंगे जो पहले पासबुक में आए, कैशबुक में वो बाद में आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डे पे अगर तुम ये दोनों बैलेंसेस एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश करो, कैशबुक का पासबुक का बैलेंस, वो मैच नहीं होता। मैच इसलिए नहीं होता कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो आने तो चाहिए दोनों जगह, बट अभी तक एक ही जगह रिकॉर्ड हुए हैं। कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में नहीं, या पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है कैशबुक में नहीं। तो उस केस में क्या होगा ना, डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को लेके जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनता है वो अपने को सीखना है। डे टू डे लाइफ में रेगुलरली काम आने वाला स्टेटमेंट है अपने को, क्योंकि तो हर एक का बैंक अकाउंट है और हर एक के बैंक अकाउंट में बीआरएस आएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज rectification of errors. Rectification of errors. What exactly this rectification of errors is? It is said to err is human. इंसान है, वहां गलती होती है। फिर अकाउंटिंग भी उसको एक्सेप्शन नहीं है, अकाउंटिंग में भी गलतियां होती है। छोटे छोटे से बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। अभी ये एग्जांपल तो आपको आपके स्कूल में, कभी न कभी कॉलेज में, 11th 12th में आपके साथ हुआ रहेगा। लेट्स से आपको लिखना था 7600। हाउ मच यू वर टू राइट? 7600 लिखना था तुमको, 7600, बट गलती से तुमने लिख दिया 6700। होता है ऐसे, हुआ रहेगा ना कभी न कभी तुम्हारे साथ भी, तो है ना, लिखते हो नंबर इधर उधर हो जाता है, कभी कभी गलत नंबर लिख देते हैं अपन। लिखना रहता है 5000, है ना, गलती से 500 लिख दिया। सो इट इज क्वाइट कॉमन, गलतियां होती है। अभी जो कॉमर्स बैकग्राउंड के 11th 12th में आपको कैलसी अलाउड नहीं था, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। तो आपने लेजर अकाउंट का टोटल, ट्रायल बैलेंस का टोटल, P&L अकाउंट बनाया उसका टोटल, बैलेंस शीट का टोटल मैन्युअली किया है। हर बार करेक्ट आया करे, गलती होता ही है ना, राइट? मिस्टेक्स डू हैपन, गलती होती है मैन्युअली करने में। कैलसी पे भी गलती होती, तो ये तो मैन्युअल की बात चल रही। कैलसी पे भी लेते हो बराबर नंबर पंच किया तो ही होगा ना। तुम अगर कैलसी पे लेते हो भी नंबर गलत ले रहे हो तो वहां पे भी गलती होती है। सो एरर्स आर कॉमन, एरर्स बहुत कॉमन है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कौन से एरर्स है जो अकाउंटिंग में आते हैं। अभी ऐसे होता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम पाटिल, पाटिल नाम के पार्टी से चेक आया और गलती से यू रिकॉर्डेड इट इन पटेल अकाउंट। आया किससे था? पाटिल। तुमने रिकॉर्ड कहां कर दिया? पटेल। अभी क्या हो गया ना, वो PATIL एंड PATEL, वो सिलेक्ट करने में अकाउंट में गड़बड़ हो गई यार, पाटिल की जगह पटेल आ गया। अब दोनों भी पार्टीज है मेरे, पटेल नाम का भी पार्टी है, पाटिल नाम का भी है। इफेक्ट देना था पाटिल अकाउंट में, गलती से दे दिया पटेल अकाउंट में। वेरी कॉमन दिस एरर। देशमुख को गुड्स बेचे, देश पांडे के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या होता है, देशमुख देश पांडे, देश कॉमन है, मुखन पांडे चला गए ना। सिलेक्ट करते वक्त गलती से देशमुख की जगह देश पांडे में इफेक्ट आ गया। एरर, it happens. So what are the types of errors that we will be studying in this topic, and not only types of errors, we will be discussing how to rectify the errors. Errors को rectify कैसे करना चाहिए वो भी हम यहां पे सीखेंगे। कॉमर्स ना मेरे को बहुत अच्छा लगता पहले से।
ऑब्वियसली साइंस मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी, उस वजह से भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस कुछ अच्छा नहीं है, हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बट मुझे वो साइंस झेपच नहीं कभी। 5th स्टैंडर्ड में पहली बार वो लैब में लेके गए थे स्कूल में, और वो लैब में इतनी गंदी बात आई उस तब से जो दिमाग में वो साइंस बैठा। 10th तक ऑप्शन नहीं था बोल के साइंस के सब्जेक्ट मैंने सीखे, हाँ वो भी ऑप्शन नहीं था बोल के झेपता है। वो क्या मैजिक शो होता था एक हमारे यहाँ पे, तुमने भी लिया रहेगा वो मैजिक शो का एक्सपीरियंस, तो लिटमस, हाँ वो क्या, वो ब्लू का रेड होता, रेड का ब्लू, अरे क्या वो तो, वो जो भी था, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ तो रहता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ तो ऐसे था, उसमें किधर तो डाला तो कुछ तो ब्लू का रेड होता, रेड का ब्लू। अरे क्या मैजिक शो है क्या भाई, झेपताच नहीं था मेरे को, समझताच नहीं था। हाँ वही जब कॉमर्स की बात आती थी, हिसाब किताब रखना, ऐसा बोलते कि बचपन से मुझे आदत थी, पॉकेट मनी में दिया समझो पापा ने कभी पैसे दिए तो मैं लिख के रखता था। 5 रुपए का पॉकेट मनी मिला, 50 पैसे की चॉकलेट खाई, 25 पैसे की गोटियां खरीदी, तो कितने बच गए, वैसे हिसाब लिख के रखता था मैं। तो कॉमर्स में इंटरेस्ट पहले से था, तो भारी है कॉमर्स। क्या है देखो, एक तो कॉमर्स पहले दिन से लाइन मारना सिखाता है। हंस क्या रहे हैं ये कॉमर्स में जो बच्चे बैठे हुए कॉमर्स के, क्या किया तुमने पिछले 3 साल, व्हाट यू हैव डन? लाइन मारने के अलावा दूसरा कुछ किया तुमने कॉमर्स में आने के बाद, है ना? मेरे को तो 27 साल हो गए बेटा, लाइन ही मार रहा हूं। 1997 में मैं कॉमर्स में आया 10th के बाद, में तब से लाइन मार रहा हूं। प्लीज नए स्टूडेंट्स कुछ गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स एंड इट्स फॉर्मेट्स, तो वो लाइन मारने की बात चल रही है। साइंस वाले खुश हो गए, चलो अब लाइन मारेंगे बिल्कुल लाइन मारेंगे अकाउंट्स के, है ना? हाँ। और दूसरी बात ये, कॉमर्स क्यों अच्छा लगता है, कॉमर्स बोलता तुम एरर्स करो, हम रेक्टिफाई करेंगे ना उसको। हाउ टू रेक्टिफाई वी विल सी। तो गलतियां तो होने वाली है। अभी साइंस के लैब में जाके जब तुम कुछ गलती किए समझो, अब मेरे को ज्यादा समझता नहीं लेकिन फिर भी कुछ तो गलत मिक्स कर दिए, वो तो फूट जाएंगे ना रे, वो कुछ तो हो जाएगा। रेक्टिफाई करने आता क्या उसको? कॉमर्स बोलता तुम हर एंट्री गलत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल रेक्टिफाई इट। सो दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो कैसे करते, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। and promissory notes. Bills of exchange and promissory notes. Bills of exchange and promissory notes. Guys, credit transactions are common in every business. Credit transactions मतलब क्या कि आज ट्रांजेक्शन हो रहा है बट उसका सेटलमेंट फ्यूचर में होगा, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर वेरी कॉमन। मतलब आज मैंने गुड्स खरीदे, तुरंत कैश पेमेंट हो गया, ऐसे नहीं होता। कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ रिटेल में होते हैं, जहां पे तुम कोई शॉप में जाके कोई चीज खरीद रहे हो तो वहां पे सिर्फ अपन देखते हैं कि डायरेक्ट कैश का बिजनेस होता है, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। नॉर्मली मेजर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, कि तुमने आज ट्रांजेक्शन किया, सेटलमेंट हो सकता है 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद। अब ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेटल कैसे होते हैं? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड थ्रू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल। इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में पास किया हुआ एक लॉ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, तब का पास किया हुआ लॉ है। तो वो लॉ आज भी एग्जिस्टेंस में और आज भी वो एप्लीकेबल है। तो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच वी यूज कॉमनली इन इंडिया इन सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के सेटलमेंट में ये 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें का पहला है चेक, चेकबुक चेक, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड तीसरा है प्रोमिसरी नोट्स। तो चेक के बारे में तो इन जनरल सबको मालूम है, साइंस के भी हो तो आप बैंक अकाउंट तो रहेगा ही, एंड बैंक अकाउंट अगर है तो चेकबुक का तो यूज मालूम ही रहेगा।
दिन ब दिन बेटा अब तो चेकबुक का भी यूज बहुत कम होते जा रहा है। अब ये डिजिटल पेमेंट जब से आए, जब से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, तो चेकबुक का भी यूज अब बहुत नॉमिनल होते जा रहा है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है। बट एटलीस्ट चेक्स यू आर अवेयर ऑफ, तुमको मालूम है चेक क्या रहते हैं। चेक की तरह और दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक। एज फार एज माई मेमोरी इज कंसर्न, एज फार एज आई नो, मुझे लगता है 12th में शायद सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कॉमर्स में, प्रॉमिसरी नोट्स नहीं थे। तो प्रॉमिसरी नोट्स कुछ तो नया है जो तुम सीखोगे। ऊपर जो था प्रिलिमिनरी टॉपिक 11th का पार्ट था तुम्हारे कॉमर्स में, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन भी 11th में था, बट कुछ कॉलेजेस में शायद सिखाते नहीं है ये टॉपिक्स, जहां तक मैं जानता हूं कुछ कॉलेजेस में नहीं सिखाते हैं। कौन से कोई है जिसके कॉलेज में सिखाया था? अच्छा, सिखाया था ये दोनों टॉपिक, बीआरएस और ये रेक्टिफिकेशन, बट बाकी लोगों ने नहीं सीखे हुए ना, सिखाया था। अच्छा, एक बीआरएस सिखाया था, रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, मैं तो पूरा ही पढ़ाने वाला हूं और यही अज्यूम करके पढ़ाने वाला हूं कि तुमको कुछ नहीं आता। तो साइंस के भी स्टूडेंट्स है तो अपन बेसिक से ही जाने वाले, तो ये टॉपिक अपन ने देखे हुए ऑलरेडी, पहले सीखे हुए हैं। देन वी हैव टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, let's see what exactly it is, inventory valuation. In every manufacturing or trading business, trading concern, manufacturing और trading concern में हम देखते हैं कि गुड्स का, प्रोडक्ट्स का स्टॉक, इन्वेंट्री कॉमन है ना। अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई चीज बना रहा हूं, तो वो बनाने के लिए जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी कंज्यूमेबल्स मुझे लगते हैं, वो सब मेरे स्टॉक में रहेंगे। या समझो कोई बिजनेस में, मेरा ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप में मैंने खरीदी हुई ग्रोसरी है ना जो मुझे बेचना है, तो वो स्टॉक रहता ही है बिजनेस में, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री को अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इन्वेंट्री का इफेक्ट हमारे पी&एल में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स याद करो बेटा, फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री वी यूज टू क्रेडिट इट टू ट्रेडिंग अकाउंट and we used to show it on balance sheet asset side, so it has impact on both P&L account as well as balance sheet. तो उसका वैल्यूएशन भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ डू वी वैल्यू? 11th-12th में जब फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हमने क्या किया, रेडीमेड प्रॉब्लम में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लेट्स से 1 लाख, इट इज वैल्यूड एट 40,000, इट इज वैल्यूड एट 5 lakhs, इट वाज रेडीमेड गिवन इन द प्रॉब्लम। बट वो एग्जैक्टली आता कैसे अमाउंट जो देते हो, 1 लाख, 5 लाख, 40,000, जो भी है, वॉट एवर एक्स अमाउंट इट इज, हाउ इट कम्स, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अलग अलग मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल प्राइस मेथड, ये अलग अलग टेक्निक से दिए हुए, तो वो कैसे वैल्यूएशन होता है वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देन सीरियल नंबर नेक्स्ट, next topic is depreciation. Can you tell me what is depreciation? Depreciation का मतलब क्या? It is decrease in the value of fixed asset. Fixed asset का मतलब क्या? मतलब क्या? तुम एग्जांपल्स दे रहे हो मेरे को, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या है? बराबर है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। मीनिंग क्या उसका? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए जो एसेट आप यूज करते हो बिजनेस में, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल इस बैटरी में, ये माइक में जो बैटरी है, सेल जो है डाला हुआ बैटरी, ये भी मेरा एसेट है। और बेटा ये आईपैड, ये साउंड सिस्टम, ये कैमरा, ये एसी, ये क्लासरूम, ये सारे फर्नीचर फिटिंग, ये भी मेरा एसेट्स है। क्या फर्क है ये बैटरी और ये कैमरा में का फर्क?
बैटरी जो है वो शॉर्ट टर्म में यूज होने वाला है, वो एक बार यूज करेंगे, उसकी पावर खत्म हो गई तो फेंकना पड़ेगा। कैमरा ऐसा है क्या? कैमरा आई एम गोइंग टू यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए जो एसेट्स हम यूज करते हैं उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अब ये फिक्स्ड एसेट्स अगर 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए यूज होंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर करके उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये जो वैल्यू कम होती है उसको टेक्निकली बोलते हैं डेप्रिसिएशन, दैट इज रेफर्ड एज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का जो डेप्रिसिएशन है उसका अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे। पहले तो बेटा अपने सिलेबस में ओरिजिनली 9 मेथड थे डेप्रिसिएशन के, 9 मेथड्स वर देयर। अब जो कॉमर्स के आपने 2 मेथड सीखे 11th में 12th में, कहां आता है ये टॉपिक? 12th में था ना टॉपिक, कहां था सिलेबस में? 12th में था। तो 12th में तुमको 2 मेथड नहीं रहे, 11th में था शायद। डेप्रिसिएशन 11th में ही आता है, 12th में नहीं आता, 11th में है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड, ये 2 मेथड तुमको सिखाए हुए रहेंगे, बराबर। तो वो 2 मेथड तो है ही। ओरिजिनली अपने सिलेबस में 9 अलग अलग मेथड थे, 9 मेथड्स। बट देन इंस्टीट्यूट ने जो इररिलेवेंट आज की डेट में आउटडेटेड मेथड से जो यूज नहीं होते वो डिलीट कर दिए। बट अभी भी बेटा 6 मेथड्स है, अभी भी 6 मेथड्स है। मतलब तुमने सीखे 2 है, मैं उसके ऊपर 4 बोनस पढ़ाने वाला हूं, 6 मेथड्स। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 2 पे 4 फ्री है। तो 2 मेथड तो सीखे हुए हमने ऑलरेडी और 4 सीखने हैं। बोलता है ऐसे टोटल कितने मेथड सीखेंगे हम? 6 मेथड सीखेंगे। डोंट वरी, बट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बेसिक सिंपल है ये टॉपिक। देन sole proprietors final accounts, sole proprietors final accounts। आप मेरे को बताओ बेटा, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं अपन? सिंपल वर्ड्स में रखो तो कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं अपन? प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए ना। मेरे को बताओ, आज मैं यहां आके क्यों तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं? प्रवचन दे रहा क्या मैं? बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। हाँ, आप यहां आके क्यों बैठे? तुमको सीए बनना है इसलिए ना? या तुमको किसी ने बताया बाबा जी बहुत मस्त प्रवचन देते, एसी है, मस्त दोपहर में मजा आती, मस्त ज्ञान, कुछ तो जीवन के बड़े अच्छे मूल्य सिखाते, तो चलो बाबा जी का प्रवचन करते। इसलिए आए क्या आप सीए बनने के लिए आए ना, बराबर है। मैं यहां क्यों आके पढ़ा रहा हूं? मेरा बिजनेस है नहीं है, मेरा प्रोफेशन है ना। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, तो भाई फिर गलत बात कर रहा है, तो फुकट में पढ़ा है ना, ऐसे कैसे? अरे प्रोफेशन तो है ना यार। हाँ, तुम सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर कोई ये बोल रहा है नहीं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, तो मत चार्ज कर। और क्या पैसा चार्ज करना गलत बात है क्या? अरे भीख मांग के थोड़ी खाएंगे। अरे कैपेबिलिटी के हिसाब से कमाना तो पड़ेगा ना। अभी तुम बोलोगे क्या मुकेश अंबानी बहुत ग्रीडी है पैसे के? अरे भाई वो आदमी की कैपेबिलिटी है यार, कमा रहे हो, क्या गलत क्या है उसमें? व्हाट इज रॉन्ग? तो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से होता है ना। तो फिर ये भी तो देखना जरूरी है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो इसके लिए क्या है ना, बिजनेस तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एक बहुत यूनिक कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग में, जो मैं आपको सिखाऊंगा ड्यू कोर्स में, अपन जाएंगे उसमें भी। गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस कंटिन्यूअस है, चलते रहता है, बिजनेस कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अरे बट इमेजिन करो कि पिछले 5 साल हो गए मैं बिजनेस कर रहा हूं, 5 साल में मैंने चेक ही नहीं किया कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, चलेगा कैसे? हाउ विल आई कम टू नो वेयर डू आई स्टैंड इन माई बिजनेस? मेरे बिजनेस में मैं कहां पे हूं ये समझेगा क्या मेरे को? उसके लिए तो मुझे रेगुलर बेसिस पे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स देखना पड़ेगा ना कि क्या पोजीशन है भाई, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हर 12 महीने बाद किया जाता है, और वो करने के लिए बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसको और एक टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स को क्या बोलते हैं?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं? सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस करने के अलग अलग फॉर्म्स है। आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जहां पे सिंगल पर्सन इज ओनर, इसलिए उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, अकेला प्रोप्राइटर। एक इंसान अगर सिर्फ ओनर है तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। उन्होंने अगर कंपनी बनाई तो फिर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनीज होते हैं। तो अपने सिलेबस में फाउंडेशन के सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स कवर्ड है, जो तुमने 11th में सीखे हुए। अब ये मत बोलना ये ऑप्शन में था, ये सिखाना पड़ता, ये सिखाए बगैर 11 कंप्लीट नहीं होता। सो सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स। 12th में आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखे हुए हैं। अब वापिस फाउंडेशन में अभी तुम सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट सीखोगे। कंपनी के फाइनल अकाउंट सीखने के लिए फाउंडेशन पास होना पड़ेगा। फाउंडेशन पास होने के बाद हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे। Then we have accounts of not for profit organizations. Accounts of not for profit organizations. What do you mean by not for profit organizations? अभी हमने कमर्शियल बिजनेस की बात की, कमर्शियल एक्टिविटी की, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जहां पे प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन ही नहीं होता, जिनको आप एनपीओ बोलते हैं या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है। बहुत सारे आप देखोगे कि हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, या ये जो मंदिर है, स्कूल्स है, ट्रस्ट है, कॉलेजेस है, ये प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं होता, एटलीस्ट थेरोटिकली इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है। अभी बेस्ट एग्जांपल देना एनपीओ का, तो बीसीसीआई बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, वैसे तो रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। जितना पैसा बीसीसीआई के पास है उतना किसी के पास भी नहीं, बट रजिस्टर्ड एज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है भाई। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में क्या क्या आता है? तो ये लोग ना पीएनएल बना नहीं सकते, कि तो प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं बना सकते कि प्रॉफिट इंटेंशन ही नहीं है, तो वो बनाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके साथ में वो और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। नहीं, बैलेंस शीट तो आता ही है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये क्या होता है वो अपन इस टॉपिक में समझेंगे, एनपीओ। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स नाम के लिए बेटा एक टॉपिक है पार्टनरशिप, बोल तो फाउंडेशन जब ये रिवाइज हुआ, न्यू फाउंडेशन आया, आईसीआई ने फुल मजे ले लिए बच्चों के। पूरा 12th पास हुए तुम लोग, कॉमर्स वाले। हाँ, तो 12th में पार्टनरशिप के टॉपिक जो थे ना, जितने याद आते तुमको, वो सब एक टॉपिक में यहां भर दिए। देयर इज गोइंग टू बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सब एक साथ है। उसके पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स है, जिसमें हम गुडविल की बात करेंगे, इन जनरल रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टनरशिप बात करेंगे, फिर पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। ये सब चीजें तुमको इस एक ही टॉपिक में सीखनी है। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो 4-5 टॉपिक अलग अलग लिखा सकता हूं मैं उसके अंदर, बिकॉज एडमिशन ऑफ पार्टनर इटसेल्फ इज अ टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इटसेल्फ इज अ टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर इज अगेन अ टॉपिक, डिसोल्यूशन एक टॉपिक है। अच्छा, डिसोल्यूशन में भी पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब एक साथ है। तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा अपना पार्टनरशिप अकाउंट, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे बड़ा टॉपिक है। मेरे हिसाब से 2 घंटे के 15-16 लेक्चर्स हुए थे अपने। कितने हुए थे? 20 लेक्चर्स हुए थे। वो
20 लेक्चर्स इमेजिन करो। बोल तो टोटल 100-125 लेक्चर्स होते, उसमें से 20 लेक्चर एक टॉपिक को जाने वाले। टोटल अपने कितने कितने लेक्चर हुए थे? 3-4 नहीं, ज्यादा लेक्चर रहेंगे। नहीं, तुम ज्वाइन करने के पहले के कुछ लेक्चर्स है ना, तुम ज्वाइन करने के पहले, तुम बाद में ज्वाइन हुए थे इन बिटवीन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके पहले बोल रहा हूं मैं। स्टार्ट में विनोद सर आउट ऑफ इंडिया थे, तब मैंने 3-3 घंटे क्लास लिया हुआ है बीच में 15 दिन। बोल तो तुम ज्वाइन होने के पहले के जो लेक्चर्स है ना, वो 3-3 घंटे के भी है। तो करीब करीब 225 से 230 घंटों का ये टोटल अपना अकाउंट्स का सिलेबस है। 230 आवर्स आई विल बी टीचिंग यू। 230 घंटे में आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, सबसे बड़ा। मैथ से भी बड़ा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, और कम ज्यादा को डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यूज नहीं है, तो और मजे है। तो पार्टनरशिप का टॉपिक, नए बच्चे सोचते रहेंगे सर इंफॉर्मेशन दे रहे कि डरा रहे हमको। दोनों समझो। बताना भी जरूरी है क्या है, और भाई ये ऐसा है सिलेबस। देन बिफोर वी गो टू कंपनी अकाउंट्स, और कोई बचा है? कुछ मिस हो गया क्या? हाँ, नहीं वो पार्टनरशिप में आ गया, गार्डनर वर्सेस मरे रूल। सिंगल एंट्री सिस्टम, हाँ कैसे भूल गया मैं ये टॉपिक। मस्त है ये टॉपिक। सिंगल एंट्री सिस्टम। गाइज, अगर मेरे को चॉइस दिया कि पूरे सिलेबस में से कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो कौन सा पढ़ाओगे? तो आई विल गो फॉर सिंगल एंट्री। बहुत मजा आता मेरे को ये पढ़ाने में। ये पहले इंटरमीडिएट में था, इंटर से फाउंडेशन में शिफ्ट हुआ है। मस्त टॉपिक है, लेकिन एकदम मजा आता है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, उस पर से अपने को बची हुई ढूंढने का रहता है। तो डिटेक्टिव स्टोरीज की तरह है। डिटेक्टिव स्टोरीज क्या आपको बताया है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, और ये वहां पे आजू बाजू में ये सर्कमस्टेंसेस है। अब आपको ढूंढना है कि मर्डर किया किसने। डोंट टेक लिटरल मीनिंग, आई मीन टू से, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहेगी प्रॉब्लम में, और उस पे से आपको फुल फ्लेज्ड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर मुझे लगता है कि इसके बाद कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट्स के 5 टॉपिक्स है। कंपनी अकाउंट्स के 5 टॉपिक्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स, अभी तो आईपीओ का ही बोलबाला चल रहा है फिलहाल। एज ऑफ नाउ आईपीओ इतने आ रहे मार्केट में, स्टॉक मार्केट, और बजाज का आया, पीएनजी का आया, पुना गाड़ी का, होंडा का। तुम्हारा लाइन है, लाइन लगी है अभी तो, आईपीओ की लाइन है। तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स, आईपीओ क्या होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन इश्यू ऑफ शेयर्स। देन वी हैव टॉपिक ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एटलीस्ट ये टर्म सुने हुए क्या? शेयर्स, डिबेंचर्स, मीनिंग भले ही अपन समझेंगे डिटेल में, बट एटलीस्ट ये टर्म सुने जैसे याद आता। शेयर्स, शेयर्स तो सुने रहेगा ना। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स, ये टर्म एटलीस्ट हैव यू हर्ड ऑफ? मीनिंग एक्सपेक्टेड नहीं आपको मालूम रहे, बट सुना है क्या? नहीं, तुम लोगों तो सीखा इसलिए तुम हाँ बोल रहे हो। नहीं, बाकी लोग डिबेंचर्स ये टर्म सुना है। कंपनी में ही आते हैं डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स का ही पार्ट है, तो वी विल बी स्टडिंग दैट आल्सो कि क्या रहते हैं डिबेंचर्स। तो हाउ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ मतलब पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है, क्या एग्जैक्टली उसकी प्रोसीजर है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस 2 टॉपिक्स। Accounting for bonus and right issue. Accounting for bonus and right issue. Bonus shares, right shares,
these terms you might have heard of, सुने रहेंगे कि ये कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए, ये कंपनी का राइट इश्यू आया। तो ये राइट इश्यू एग्जैक्टली क्या होता है? राइट शेयर्स बोल तो क्या रहते हैं, ये बोनस इश्यू बोल तो क्या रहते हैं, बोनस शेयर्स का क्या रहता है, और वो जो भी है बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, इनका अकाउंटिंग कैसे होता है। अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, मतलब इसमें ऐसा कुछ बहुत कुछ है भी नहीं, हार्डली 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है ये, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, रादर बाकी टॉपिक सिखाते वक्त ये कवर हो जाता है। सो अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। redemption of preference shares, redemption of preference shares। दो टाइप के शेयर्स होते बोला अभी हमने, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स लाइफ लॉन्ग के लिए होते कंपनी के पास, अनलेस एंड अंटिल कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, और अनलेस एंड अंटिल कंपनी बाइज बैक ओन शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 20 साल की हो सकती है, 20 साल के बाद में क्यों ना हो, प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीम्ड। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट, तो रीपेमेंट जब करता है कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का, तो रीपेमेंट कैसे होगा, उसका कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट के अंडर उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन से कंडीशंस दिए हुए, वो कंडीशन सेटिस्फाई किए बगैर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकता। तो वो कंडीशंस क्या है वो अपन सीखेंगे इस टॉपिक में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। एंड गाइज वन मोर टॉपिक, लास्ट टॉपिक, redemption of debentures, redemption of debentures। ऊपर 12 नंबर का टॉपिक जो था वो था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी जब इश्यू करता है डिबेंचर्स, डिबेंचर एक तरीके का लोन लेता है कंपनी लोगों से, पब्लिक से, तो वो जब डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो उस टॉपिक में सीखेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर जब मैं बोल रहा हूं लोन है तो लोन तो रीपे करना ही पड़ता है ना, तो उसका रीपेमेंट जब होगा तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो सीखेंगे इस टॉपिक में। तो ऐसे बेटा इन टोटल 15 टॉपिक है, दिखने के लिए ये 15 है, ये 15 नहीं 20 के बराबर है। पार्टनरशिप के 5 टॉपिक समझ के चलो तुम अलग से। तो इतना बड़ा लेंदी सा अपना सिलेबस है, इतना बड़ा पूरा सिलेबस आपने वो सीखना है। डर लग रहा है? मत डरो, 65 डर लगना जायज बात है। डर आई मीन टू से कि भाई कितना सारा सिलेबस है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, टाइम भी तो है, टाइम भी तो है। और नाम के पहले सीए ये प्रीफिक्स लगाना है ना, बराबर ना, तो कितना अच्छा लगेगा जब सीए ही ना बोला जाएगा, तो है ना, कैसे भारी फील होगा एकदम। तो बहुत जरूरी है ये, तो ये इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसानी से हर चीज थोड़ी इतनी मिल जाएगी। और कोई बात नहीं, हम और साथ मिलके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। सामने बैठा हुआ प्रोफेसर, उसको ज्यादा अक्ल है ये मानते हो ना, बस हमेशा ये दिमाग में रखना। आजकल क्या है ना, बच्चे बहुत स्मार्ट, रादर ओवर स्मार्ट हो चुके हैं, जनरेशन बहुत फास्ट है, और बच्चों को लगता है कि उनको दिमाग है सिर्फ, बाकी चीजों में नहीं बोलता, बट अकाउंट्स में तो मानते हो ना कि मुझे दिमाग है ज्यादा। तुम्हारे पैदा होने के पहले से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे से ज्यादा समझ है ना, तो जो मैं बोलता हूं करने का, ठीक है ना। दूसरा रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी की तो मैं बात कर चुका हूं। छोटे छोटे बातों के लिए एक्सक्यूजेस माइंड ढूंढ लेता, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसे होता। जिस दिन क्लास जाना नहीं रहता ना, उस दिन बराबर ऐसे फील आता है थोड़ा हेडेक हो रहा है, फील आता है, फील
रहता नहीं हेडेक, बट बराबर माइंड एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, होता है ऐसे। जैसे आज सवेरे मुझे वॉकिंग रनिंग के लिए जाना था, पिछले महीने भर में मैं 30 दिन में 26 दिन गया हूं वॉकिंग और रनिंग को, 26 दिन गया हूं मैं कंसिस्टेंटली। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो मैं रिसेंटली एक सोलो टूर पे भी जाके आया हूं। उस सोलो टूर में भी मैंने रोज वॉकिंग रनिंग किया है, साइकिलिंग भी किया है डेली, अकेले गया था मैं, कोई ग्रुप नहीं कुछ नहीं, 5 दिन। तो मैंने वहां पे भी किया है फॉलो। अब कल रात में सोते वक्त ही ना मेरे को ऐसे हो रहा था कि यार आज नींद लेते अपन, राइट। लेकिन रोज की तरह फिर सवेरे अलार्म बज गया नहीं, और रात में ऐसा सोचा नहीं था कि नहीं जाएंगे, बट बैकअप द माइंड था यार थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए। कोई रेस्ट चाहिए नहीं था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था, बट ये साइकोलॉजिकल हो गया ना। फिर जो मेरे रोज के पार्टनर है सवेरे वॉकिंग एंड रनिंग पार्टनर, उसको फोन किया मैंने 5:45 बराबर। रोज मैं वेकअप कॉल देता हूं उसको, मैंने आज भी दिया, सामने से रिस्पॉन्स आ गया, हाँ मिलते चलो 6:15। उसको बोला यार आज बहुत वीकनेस फील हो रहा है, यू प्लीज कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर, मैं आता हूं कल। और मस्त 9 बजे तक सोया मैं। उसके बाद बहुत रेयरली होता है कि मैं इतनी देर सोता हूं, बट 9 बजे मैं उठा नींद में से। कोई ऐसे लग रहा है मैं बीमार हूं, पिछले 1-1.25 घंटे से तुम मेरे को सुन रहे हो, हाँ ऐसे कहीं लगा कि सर को वीकनेस है एकदम अभी गिर जाएंगे सर, बट माइंड ने बराबर वो एक्सक्यूज ढूंढ लिया था आज सवेरे। मेरे साथ ही छुआ है। अब मैं तो प्रोफेसर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं माइक पे, है ना, कैमरा के सामने, मेरे साथ हुआ है। तो आप तो बोलचाल के बच्चे हैं ना रे, स्टूडेंट है, बस इसी के ऊपर कंट्रोल लाना है अपने को। बाकी चीजों में ये कॉम्प्रोमाइज किया तो चल जाएगा बेटा, क्लास पे मत करो कॉम्प्रोमाइज, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है और सच्ची में तुमको नहीं बैठा जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बीमार हो, आई अंडरस्टैंड, मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा तुमको। ऑनलाइन भी करना पॉसिबल नहीं है सर, बैठा ही नहीं जा रहा, सोना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो 2 दिन की जगह 4 दिन भी हुआ तो अनअवॉइडेबल है ना। अनअवॉइडेबल चीज को कोई कुछ कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। अभी कलेक्टर ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट, बारिश हुई नहीं वो छोड़ दो, बट सारे स्कूल कॉलेजेस को छोड़ना पड़ा। ऑप्शन था क्या? अनअवॉइडेबल है ना। अब जो अवॉइडेबल है वो तो अवॉइड करना चाहिए। ध्यान रहे ये बात, छोटी छोटी बातों के लिए क्लास मिस नहीं करना है, क्यों तो बंक करोगे तो नुकसान तुम्हारा बेटा, बंक करोगे तो नुकसान तुम्हारा होना है बाद में। और क्या है ना, ये मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में एकदम, ये थोड़ा सा हार्श लगता है बच्चों को, बट ये बैकअप जो देने का सिस्टम है ना, ये सिस्टम ने बिगाड़ दिया बच्चों को। ये बैकअप के भरोसे ना बच्चे बोलते बैकअप है ना देख लेंगे, बाद में देखना होता नहीं, कभी नहीं होता देखना बाद में। एक दिन क्लास मिस हुआ तो कितनी देर मिस होने वाला है? नहीं नहीं, एक लेक्चर नहीं ना, दिन भर है ना, 10 से लेके शाम में 5, 10 से 5 बोले तो 7 घंटे, 7 घंटे में से लंच का 1 आध घंटा निकाल दो, 6 घंटे का क्लास। तुम्हारे पास 6 घंटे वापिस देखने को टाइम कब है? अगले दिन का 6 घंटे का क्लास जगह पे है ही ना। संडे, संडे तो बोलो ही मत तुम संडे को क्या करते बच्चे मैं जानता हूं, वो बैकअप वेकअप होता नहीं, और ये जबरदस्ती का बैकअप ने बिगाड़ दिया बच्चों को। देना ही नहीं चाहिए बैकअप, बट अब आज मार्केट का ट्रेंड है इसलिए दे रहे हैं हम भी। बट प्लीज बेटा बैकअप के भरोसे मत रहो, जेन्युइन एडवाइस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इतने सालों से टीचिंग में हूं, ये सब प्रिकॉशंस में जो बता रहा हूं ना, ये केयरफुली लो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये एक्सपीरियंस के बोल है, इतने साल में जो मैंने देखा है। तुम जितना खुद इंडिपेंडेंट रहोगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। ये बैकअप वैकअप के भरोसे मत रहो। हाँ, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही तबियत खराब है तुम मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-4 दिन का मिस हो गया तो फिर नोटबुक कंप्लीट कर लेने का, कुछ डाउट आया तो पूछ लेने का सर को आके। स्कूल में तुम्हारा बैकअप था क्या? स्कूल में कभी तुम बीमार नहीं पड़े? बीमार थे ना, फिर स्कूल नहीं गए, फिर क्या करते थे तुम? स्कूल नहीं गए थे तो क्या करते थे? नोटबुक कंप्लीट कर लेते थे, और नहीं समझा तो टीचर को, दोस्तों को पूछ लेते थे। वही परफेक्ट सिस्टम है। ये बैकअप देखना होता नहीं बाद में। तो बैकअप के नाम पे लेक्चर बंक करना नहीं चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू बी मेड, फ्रॉम टुमारो द क्लास टाइमिंग विल बी 9:30 to 4:30। 10 से 5 है ना, instead of 10 to 5 it will be 9:30 to 4:30, where 9:30 to 10:30 it will be economics, 10:30 to 11:30 will be law,
11:30 to 1:30 2 घंटे will be accounts. 1:30 to 2:15 45 minutes lunch break and then 2:15 to 4:15 4:30 जो भी है विनोद सर मैथ्स लेंगे. तो ये शेड्यूल रहेगा. आज भी वैसा ही है. अभी अब मेरा लेक्चर अपन वाइंड अप करेंगे. लंच ब्रेक ले लो आप. लंच के बाद में विनोद सर का लेक्चर 2:15 बजे होगा. ठीक है. तो टाइमिंग इज गोइंग टू बी 9:30 फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. कल आपको 9:30 बजे आना है. मॉर्निंग 9:30. किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें तो 10 बजे के बजाय अपन आधा घंटा पहले मिलेंगे 9:30 बजे. अदरवाइज क्या है ना, आपका लंच बहुत आगे जा रहा है. 2 बजे बोला तो 2 बजे के बाद में फिर बहुत लेट हो जाता है लंच. तो हमने सोचा कि ठीक है लंच 1:30 बजे रखते, तो इसलिए आधा घंटा प्रीपोन कर रहे हैं. एनी प्रॉब्लम इन दैट? क्लियर है? इवन दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स है, बेटा कल से जो लेक्चर है वो 9:30 बजे होगा. तो मॉर्निंग 9:30 टू 4:30 इज गोइंग टू बी योर डेली टाइमिंग. नॉर्मली वी मेक श्योर कि कोई प्रोफेसर अगर नहीं है एक आध दिन, तो उनका लेक्चर ऑफ जाने के बजाय हम ट्राई करते हैं कि बाकी कोई प्रोफेसर वो लेक्चर ले लेता है, तो नॉर्मली लॉस ना हो, ये कोशिश रहती है. एंड नॉर्मली मैं उसमें अवेलेबल अगर हूं तो मैं पक्का लेक्चर ले लूंगा. पिछले बैच में तो बहुत लिए मैंने ऐसे लेक्चर्स. हाँ, इसलिए सिलेबस हुआ भी टाइम पे कंप्लीट ना. इट वाज कंप्लीटेड वेल बिफोर टाइम रादर. बाकी लोगों से 15 दिन पहले खत्म हो गया था अपना. सो सेम सिस्टम अपन यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि किसी लेक्चर को अगर प्रोफेसर कोई अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है दूसरे प्रोफेसर आके भी पढ़ाएंगे. तो ऐसा नहीं कि नहीं है तो लेक्चर होगा नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा उस टाइमिंग पे. कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ते हैं पहले दिन, तो बताने जरूरी है. एक तो बोल चुका हूं कि स्टडी मटेरियल आपको रोज लेके आना है. मेरा वाला एग्जाम वो आईसीआई का दिया हुआ नहीं, वो जब लगेगा तो बोल दूंगा मैं, नहीं लगता वो. ये लेके आना है आपको मेरा स्टडी मटेरियल रोज. अकाउंट्स के लिए एक रजिस्टर नोटबुक, हो सके तो वो लॉन्ग बुक रही हुई बेटर है. वैसे तो लॉन्ग बुक ही है सबके पास, क्योंकि तो अकाउंट्स के फॉर्मेट्स रहते हैं और फॉर्मेट्स बनाने को जगह भी लगती है. तो शॉर्ट बुक मत लो, कट साइज की भी बुक आती है वो मत लेना. लॉन्ग बुक प्रॉपर जो रहता है ये ऐसा, ये जो तुम्हारे पास अभी, वही बुक आप अकाउंट्स के लिए बनाओ. स्केल, पेंसिल, इरेजर, फॉर्मेट्स, रोज लाइन मारनी है अपने को. हाँ सर 27 साल से लाइन मार रहे हैं, अपने को अभी रोज मारना है लाइन. है तो लाइन मारने के लिए स्केल, पेंसिल ये सब लगने वाला है. तो स्केल, पेंसिल, इरेजर कैरी करो. कैलकुलेटर यू नीड टू कैरी एवरीडे. कैलकुलेटर कंपल्सरीली. नहीं है कैलकुलेटर तो खरीद लो. कैलकुलेटर खरीदते वक्त मेरा सजेशन रहेगा कि स्टैंडर्ड कैसियो कंपनी का रहता है. कैसियो मुझे कोई कमीशन वमीशन नहीं देता, मेरा कोई ब्रोकरेज उसमें है नहीं. अच्छा कैलसी है, इसमें एरर्स, एडवांस फंक्शन भी सब होते हैं, डुप्लीकेट नहीं है. अगर खरीदने वाले हो तो ये खरीदो, पहले का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. रोज कैलकुलेटर लगेगा, लेके आना है. अगर नहीं लाया तो फिर बाजू वाले पे डिपेंडेंसी, वापस डिपेंडेंसी रखनी नहीं. फिर वो कैलकुलेशन करता है, अपन देख के कॉपी करते. ये चीज नहीं चाहिए. हर एक जन अपना अपना कैलकुलेटर कैरी करो. तो कुछ बेसिक चीजें बेटा ये फॉलो करो. और टू कंक्लूड फर्स्ट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीजें बताइए, वो दिमाग में ठूस के रखना है. हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. और आप 5 लोग तो मेरे खास दोस्त हो. आप साइंस के हो तो आपके पास तो ज्यादा फोकस रहता है. कुछ भी प्रॉब्लम आया तो बिंदास पूछो कि सर ये नहीं ध्यान में आ रहा है, समझा दो. और उसके पहले मैं बोल रहा हूं वापिस एक बार, जिन्होंने बेसिक अकाउंट्स नहीं लिया है या ऑनलाइन कर रहे हो, तो अच्छे से पूरा होना चाहिए वो. तो बेसिक अकाउंट जो है ना वो अच्छे से कंप्लीट करो बेटा. आपको तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, तुम जल्दी रिदम में आ जाओगे अकाउंट्स के. तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट बेसिक अकाउंट्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल. जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है आपका बेसिक अकाउंट्स. ठीक है. और मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हुए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अपने को रखनी है, याद रखना. लॉजिक का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो किस्सा सुनाता हूं आपको लॉजिक का. बच्चे कितने होशियार रहते स्टूडेंट्स. आज पहले दिन तुम बड़े शांत बैठे हो कि तो पहला लेक्चर है, बट बच्चे बहुत बहुत होशियार रहते. ये एक्सपीरियंस के बोल है वापस मेरे. धीरे धीरे 8-10 दिन में एक बार रूटीन हो गया ना, तो बच्चे कैसे मस्तीखोर रहते वो समझ में आता है. एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे और वो लॉजिक पढ़ा रहे थे. लॉजिक क्या रहता, मैथमेटिकल लॉजिक रहता ना. तो लॉजिक का सब्जेक्ट वो टॉपिक पढ़ा रहे थे. तो प्रोफेसर ने बोला A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C. सो लॉजिकली A is equal to C, A is equal to B and B is equal to C. So logically A is equal to C. प्रोफेसर ने फिर और एक एग्जांपल दिया. This remote is on the table is on the ground.
तो लॉजिकली द रिमोट इज ऑन द ग्राउंड, बराबर है ना, लॉजिकली टेबल पे रिमोट है, टेबल ग्राउंड पे है, तो लॉजिकली द रिमोट इज ऑन द ग्राउंड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए प्रोफेसर ने। फिर बच्चों को पूछा समझ में आया, बच्चे बोले हाँ सर समझ में आया। फिर एक को खड़ा करके बोला तू अभी एक आधा एग्जांपल दे लॉजिक का। बच्चे ने एग्जांपल दिया, सर आई लव यू एंड यू लव योर डॉटर। सो लॉजिक क्या होता है देख लो। तो जोक्स अपार्ट, लेट्स कीप द फन पार्ट असाइड। बोलने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो सीखना है लॉजिक के साथ सीखोगे ना तो तुम एंजॉय करोगे, फोर्सफुली करने जाओगे तो मजा नहीं आएगा। आप बोलो ना मेरे को, आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आया है ओटीटी पे, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आया है, आपके पास टाइम भी है, मेरे को बताओ रात भर में देख के खत्म नहीं करते क्या अपन वो सीरीज? बिल्कुल देखते ना, है ना। अब वही अगर मैं बोलूं कि एक काम करते हैं कि आज अपन सवेरे से लेके शाम तक अकाउंट्स करेंगे, क्लास लेंगे, तैयार होता क्या माइंड? नहीं होता माइंड तैयार। क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है? माइंड को बताने वाला कौन है कि ये ओटीटी सीरीज है, ये अकाउंट्स का क्लास है, ये बताने वाले हम है ना। क्यों ओटीटी सीरीज देख लेते पूरा? उसमें अपन इंटरेस्ट लेते इसलिए। वही इंटरेस्ट तुम यहां पे भी लोगे ना तो ये भी तुमको एंजॉयमेंट लगेगा, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स। पढ़ाई को आप एंजॉयमेंट बोल के देखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, बाकी तो भाई देखो करियर तुम्हारा है, हमारा काम बोलने का होता है, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। देयर इज वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते, पीना उसको पड़ता, तुम उसको पिला नहीं सकते। हाँ, घोड़े को जबरदस्ती पानी तक ले जा सकते तुम, भाई ये पानी है, अब उसको प्यास लगी तो वो पिएगा, तुम पिला नहीं सकते उसको, जबरदस्ती उसको मुंह डाल के ऐसे पी सकते क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो वही काम है, क्या होना चाहिए मैं आपको बता सकता हूं। भाई तुमको अकाउंट्स में जल्दी रिदम में आना है तो तुमको बेसिक अकाउंट्स करना पड़ेगा, तुमको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो वो एग्जिट गेट कितना भी छोटा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसमें से फिट होके निकल जाओगे। पर उसके लिए जो ये करना है, ये मैं बता सकता हूं, करना किसको है? तुमको ही है। रोज का रिवीजन करने के लिए मैंने बोला 1 घंटा लगता है, बताना मेरा काम है, करने वाला कौन है? आप है। आप लोग नहीं करोगे बेटा, योर करियर इज एट रिस्क, योर करियर इज एट रिस्क। और ये कोई ओटीटी सीरीज देखना नहीं है, पूरी तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे फैमिली की लाइफ, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सिंसियरिटी आज ही अगर दिमाग में भर दी तो प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है ना। तो प्रॉमिस योर सेल्फ, नॉट मी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे प्रॉमिस मत करो, अपने आप को प्रॉमिस करो कि अपन भाई अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स अपन लेंगे, उसके बाद में जो होगा सो होगा, अपन कहीं कम नहीं पड़ने चाहिए। सो विद दिस पॉजिटिव नोट वी विल एंड टुडेज लेक्चर। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, प्रिलिमिनरी। सी यू टुमारो। कल से सवेरे लेक्चर 9:30 बजे स्टार्ट होगा, अकाउंट 11:30 बजे, पर 9:30 बजे इकोनॉमिक्स, देन लॉ, then accounts, then maths. See you tomorrow guys, bye bye. Now you take lunch break. After the lunch break at 2:15 you will have maths class here only. Thank you.